हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। स्पॉटिंग द एरर के हम क्वेश्चन ऑलरेडी काफी कर चुके हैं एंड वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ स्पॉटिंग द एरर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी आपकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है उसको आप एक बार जरूर देखो, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया पता चलता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इफ यू वांट टू सॉल्व स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस, मेक श्योर कि जो भी आपके ग्रामर रूल्स हैं, जब आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा उसमें काफी सारे ग्रामर्स के रूल्स आते हैं, तो वो आप एक बार जरूर रिवाइज करो एंड देन ट्राई द क्वेश्चंस। आप कोई भी टॉपिक कवर कर दो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू हैव जस्ट प्रैक्टिस्ड, राइट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। और अगर आप एक बार एक्यूरेट आंसर देना सीख जाओ, तब ये होता है कि आपके स्कोर काफी बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, रिगार्डलेस द एग्जाम दैट यू आर गिविंग, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने हो सके, प्रीवियस ईयर जितने हो सके, एटलीस्ट 10 साल के तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस लेवल के एग्जामिनेशन के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो स्पॉटिंग द एरर के अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस हमेशा से ही आए हैं, राइट। और यूजुअली जो आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, जिस टाइप के आपके लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, कई बार लगभग वैसा ही आपका पेपर जो है वो आपके जो आने वाला पेपर है लगभग उसी लेवल का आपका पेपर बनता है, राइट। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1 टुडे। अगेन जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आंसर आप जरूर दो, राइट। और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उससे भी मैच करो। जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये बात आपको हमेशा बोली जाती है कि ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना या फिर आंसर देख लेना इज नेवर इनफ अनलेस यू ट्राई इट ऑन योर ओन। तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और आपके कहाँ पे इंप्रूवमेंट या सुधार करने की जरूरत है। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1 टुडे। दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये वीडियो पूरी देखो। इनफैक्ट जो भी वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो आप जरूर प्रैक्टिस करो। पार्ट ऑफ स्पीच के भी आपके और सारे ही वीडियोस जो है आपको दून ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल इन केस यू हैव नॉट रिवाइज द रूल्स ऑफ जो भी आपके ग्रामर रूल्स है, लैंग्वेज के रिलेटेड रूल्स हैं, तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, in spite of the fact, in spite of the fact, this is the A part of the sentence, that the meeting was about to end, that the meeting was about to end. This is the B part. He insisted to ask several questions. Ask several questions. This is the C part. अगर कहीं पे सेंटेंस में एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज करोगे। पॉज द वीडियो इफ यू वांट, गो थ्रू द स्टेटमेंट वंस, और आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए वो भी आप एक बार जो है, ईदर यू कैन नोट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर और एल्स वो एक आंसर आप अपना जो है अपने साइड से आपके हिसाब से जो होना चाहिए वो आप एक फाइनलाइज कर लो, राइट। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड, ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। कहां पे गलती है? सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है कि जो मीटिंग है वो खत्म होने वाली है, उसके बाद भी वो उसने क्या इंसिस्ट किया कि उसको क्वेश्चंस पूछने हैं। बहुत बार क्लास में भी ऐसा होता है कि क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, 2-4 मिनट बचते हैं, फिर कोई एक बच्चा होता है जिसको क्वेश्चंस पूछने होते हैं और उसकी वजह से क्लास जो है वो और 10-15 मिनट एक्सटेंड हो जाती है, तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है ना। तो बस लगभग वैसी ही सिचुएशन है, मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है लेकिन फिर भी एक है जिसको बहुत सारे सवाल पूछने हैं। नाउ वेयर लाइज द एरर? अगर कोई एरर नहीं है तो डी ऑप्शन चूज करना। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट हियर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। बी पार्ट क्या बोल रहा है? दैट द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ठीक है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है बी पार्ट में। सी पार्ट में, he insisted to ask several questions. You don't insist to, you insist, either insisted upon या फिर insisted on आना चाहिए, राइट। तो insisted to नहीं होता है, तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? he insisted
ऑन या फिर इंसिस्टेड अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट यूसेज होना चाहिए था प्रेपोजिशन का वो क्या होना चाहिए था, इट शुड बी ऑन रादर देन टू। तो एरर कहाँ पे होगा, आपका सी वाले पार्ट पे, राइट। सो एरर लाइज इन द सी पार्ट। एक बार आपने जो भी टॉपिक्स हैं वो एक बार अगर आपने सारे कंप्लीट जब आप कर लोगे, मॉक एग्जाम जरूर देना, प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करना, राइट। प्रीवियस ईयर जितना आपको टाइम लिमिट होता है वो पूरा उसी तरीके से सॉल्व जरूर करके देखना, सो दैट आपकी एटलीस्ट स्पीड किस तरीके की है। मोस्टली जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन है या फिर आपका सीडीएस, इन सब के बात करें तो इसमें एज सच टाइम कभी आपका बहुत यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कम नहीं होता है, राइट। अनलेस ऐसा अगर ऐसे कोई भी पेपर है जिसमें टाइम लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल बैंक एग्जामिनेशन में, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से होता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन वो नहीं दे सकते क्योंकि आपका टाइम फिक्स है, राइट। सिमिलरली एनडीए में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपका क्वेश्चन नहीं होता, लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इतने होते हैं कि भाई आप जो टाइम अलॉटेड टाइम है उसमें आप कर लोगे। बट स्टिल मॉक जरूर देना, प्रीवियस ईयर के आपके पूरे क्वेश्चंस जो है वो एक बार आप टाइम के साथ जरूर ट्राई करना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन एरर कहाँ पे आपका सी वाले पार्ट पे, जो आपका प्रीपोजिशन था वो गलत दे रखा था, टू की जगह क्या होना चाहिए था, ऑन होना चाहिए था, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही एंटर्ड into the room, this is the A part of the sentence, and taken his seat, ये है B part, when the girls began to giggle, when the girls began to giggle, this is the C part of the sentence। अगेन कोई एरर नहीं है तो क्या चूज करोगे आप, डी वाला ऑप्शन, है ना। अब गो थ्रू द स्टेटमेंट वंस, कहाँ पे गलती है, अगर कहीं पे गलती नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज करना, ठीक है। पॉज द वीडियो इफ यू वांट, ठीक है, टाइम चाहिए आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर मेथड सूट्स यू, बट डू आंसर द क्वेश्चन, ऑलराइट। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हार्डली हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम एंड टेकन हिज सीट व्हेन द गर्ल्स बिगेन टू गिगल, है ना। भाई उसने बेरली या जैसे क्लास में एंटर किया तब क्या हुआ, और उसने अपनी सीट ली, राइट। जो गर्ल्स थी दे स्टार्टेड टू गिगल, है ना। आप ऐसे कभी हंसने लग जाते हो ना, सो दैट इज गिगल, है ना, खिलखिलाना मोरों को। अब देखो हार्डली हैड, ठीक है, ये करेक्ट यूसेज है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड देखो, एंटर्ड और इनटू। जब हम इनटू वर्ड का जब इनटू वर्ड हम पढ़ रहे थे, प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे, उसमें जब इनटू वर्ड आया था तो उसमें आपको बताया गया था ना, इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का यूसेज कब आप करते हो, यूज कब करते हो, कोई चीज जब है मूवमेंट कर रही है, ठीक है, व्हेन समथिंग इज मूविंग इन, तब आप इनटू बोलते हो, मोशन के लिए करते हो, ठीक है, मूवमेंट के लिए इनटू का इस्तेमाल करते हो। एंटर का मतलब क्या होता है, एंटर का मतलब भी क्या होता है, अंदर आना, है ना। इनटू भी बेसिकली क्या है कि भाई मूवमेंट है, कोई अंदर आने वाली मूवमेंट, ही एंटर, ठीक है। अब एंटर्ड और इनटू दोनों का मतलब तो सेम ही है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें सपोज और इफ का इस्तेमाल किया गया था, दोनों ही कंडीशन बता रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ सपोज यू हैव टेकन माई पेन, ठीक है, कंडीशन है, रियल लाइफ में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैं बोल रही हूँ मान लो, इफ में भी तो कंडीशन बताई जा रही है, इसीलिए हमने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सपोज और इफ का इस्तेमाल नहीं किया था। आई हैव गिवन यू अनदर एग्जाम्पल जिसमें ये बोला था, कई बार हम रिटर्न के साथ बैक यूज करते हैं, दोनों का मतलब सेम है, और सेम मीनिंग वाले सेंटेंस जो है आप एक बारी में एक सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते हो। तो एंटर और इनटू का मतलब भाई दो सेम मीनिंग वाले, मतलब जिनका दो वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब सेम है,
उनको आप क्यों दो बार यूज करोगे, है ना? एक वर्ड अगर सेम मीनिंग कर रहा है, दूसरा वर्ड भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो क्या उनको साथ में यूज करने की जरूरत है? नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, एंटर्ड इनटू, एंटर और इनटू दोनों का मतलब सेम है, तो क्या इसमें जरूरत थी इनटू की? नहीं ना। तो आपको क्या एलिमिनेट करना चाहिए था, इसमें इनटू वर्ड का यूज नहीं होना था, राइट? सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, ठीक है, and taken his seat when the girls began to giggle. So error lies in the A part of the statement. यहाँ पे into का यूज नहीं होना चाहिए था, तो आपको into वर्ड जो है वो रिमूव करना है, ठीक है? आई होप जो भी क्वेश्चन करा रहे हो आप आंसर एक बार जरूर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I was disappointed. A part. When I came for seeing you, when I came for seeing you last evening. This is the B part. But could not find you at home. But could not find you at home. ये क्या है आपका? सी पार्ट। अगेन कहीं पे गलती नहीं है, तो आप डी ऑप्शन चूज करना, राइट? एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो पूरा, कहीं पे एरर है नहीं है तो चूज योर ऑप्शन अकॉर्डिंगली। I was disappointed when I came to seeing you last evening, but could not find you at home. कहाँ पे गलती है? जब हम टेंस पढ़ रहे थे, वर्ब में जब हम टेंस पढ़ रहे थे, उसमें जब प्रेजेंट टेंस की बात आई थी, तो आपको कुछ ऐसे वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में बात की थी, है ना? ऐसे कोई भी वर्ब जो हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें हमारे जो 5 सेंसेस है उसमें यूज किया जा रहा है, जिसमें एक वर्ड आया था सी, है ना? जब आप सी को परसीव करने के एस्पेक्ट में यूज कर रहे हो, कोई जब आप सी जो वर्ड है, वर्ब जो है, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो? टू परसीव समथिंग, तब आप उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हो, राइट? तो अब देखो यहाँ पे ए स्टेटमेंट, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, कोई गलती नहीं है। व्हेन आई केम फॉर सीइंग यू, या फिर व्हेन आई केम टू सी यू होना चाहिए, है ना? राइट? तो एरर आपका कहाँ पे है? दिस पार्ट, सीइंग फॉर सीइंग नहीं होता है, इट शुड बी व्हेन आई केम टू सी यू, राइट? इसीलिए आपको हर बार ये बोला जा रहा है कि आप जो भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो इससे पहले जो भी एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का, वो एक बार आप जरूर देखो, है ना? इससे आपका एक तो रिवाइज हो जाता है, इनकेस आप नए हो तो ये है, आपको चीजें पता चलती हैं। अनलेस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक बार चीजें पढ़ी और आप उसके सारे जो भी क्वेश्चंस है वो एकदम सही कर लोगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रिटेन सर्टेन आइडियाज, सर्टेन रूल्स, है ना? उसको याद करने में टाइम लगता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होती रहेंगी, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ऑलराइट, सो हेयर लाइज एरर इन द बी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का करेक्ट फॉर्म नहीं दे रखा है, इट शुड बी टू सी यू, ऑलराइट, नॉट फॉर सीइंग यू, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The number of jobs, the number of jobs, this is the A part, that would be satisfactory in all respects,
in all respects, this is the B part, are small, are small. C part, कहाँ पे गलती है? एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट में कि जितनी जॉब्स हैं, राइट, जो एक इंसान के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, मतलब हर एस्पेक्ट में उसको सेटिस्फाई करे, वो क्या है? कम है, राइट। फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, राइट। तो हर एक एस्पेक्ट वो आपको, हर एक एस्पेक्ट में अगर आपको वो सेटिस्फाई करे, ये ऐसी जॉब्स क्या हैं? बहुत कम है, राइट। नाउ स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ जॉब्स। अभी हमने पहले, इससे पहले वाली जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी द नंबर ऑफ का यूज आया था, और मैंने आपको बोला भी था कि जो भी आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं या आपके जो फ्रेज होते हैं उनके साथ कुछ रूल हैं, राइट। नाउन में, वर्ब में, इन सब में डिस्कस किया है। इनफैक्ट जब आप एडवर्ब या कंजंक्शन भी पढ़ते हो उसमें भी ऐसे रूल आए हैं कि इनके साथ आप सिंगुलर यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, ईच हो गया, एवरी हो गया, इन सब के साथ ये ऐसे रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। और मैंने बोला भी था ऐसे जो फ्रेज हैं एक बार उनको भी देख लो, राइट। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ जरूर रखना, सो दैट जो कुछ छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो वैसे स्किप हो जाती है तो आप कहीं जॉट डाउन कर सकते हो, राइट। ये जब आप फाइनली रिवाइज करना शुरू करते हो ना, ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ। ये पहले भी बताया, द नंबर ऑफ क्या लेता है अपने साथ? सिंगुलर वर्ब लेता है ना। अब स्टेटमेंट पढ़ो, द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्टरी इन ऑल रिस्पेक्ट्स आर स्मॉल। क्या है ये? प्यूरल है, कौन सा वर्ब है? प्यूरल वर्ब है ना। आर वर्ब प्यूरल होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं? वॉज, इज, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था, और दिया क्या गया है आपको? आर, राइट। द नंबर ऑफ अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है? उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। दिया क्या गया है यहाँ पे? प्लूरल वर्ब, सो एरर लाइज इन द सी पार्ट, ठीक है। आर की जगह वहां पे इज वर्ब आना चाहिए था, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। I have found the man this is the A part, whom I know this is the B part, is the thief। ठीक है, ये है आपका सी पार्ट। कहीं कोई गलती नहीं है तो फिर डी ऑप्शन चूज करना, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे गलती है? I have found the man whom I know is the thief, right? Who और whom का यूसेज बताया था आपको। who सब्जेक्टिव केस में, whom ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या यहाँ पे हमें whom की जरूरत है? एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो हमें सब्जेक्टिव केस के लिए जरूरत थी ना। तो whom की जगह क्या आना चाहिए? इट शुड बी who not whom, राइट। ये जो आपके छोटे छोटे हैं, दोज हो गया, दैट हो गया, दीज, ये सब चीजें भी इनका यूसेज जरूर ध्यान में रखो, राइट। कई बार ऐसे भी आपके एरर आ जाते हैं, राइट। सो द एरर लाइज इन द बी पार्ट। इट शुड बी आई फाउंड द मैन हु आई नो इज द थीफ, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। There is no reason, there is no reason, this is the A part, why he should not come, why he should not come, this is the B part, since he is in he is in town and is free। ये क्या है आपका? सी पार्ट। कहीं पे एरर नहीं है तो नो एरर चूज करना, ऑलराइट। There is no reason why he should not come since he is
इन टाउन एंड इज फ्री, कहीं पे गलती है या नहीं है, तो फिर डी ऑप्शन चूज करना। देयर इज नो रीजन, वाई की जगह पे क्या यूज करोगे, दैट, ठीक है। देयर इज नो रीजन दैट ही शुड नॉट कम सिंस ही इज इन टाउन एंड इज फ्री, ठीक है। तो एरर कहाँ पे है आपका, एरर लाइज इन द बी पार्ट। दैट की जगह पे क्या होना चाहिए था, दैट की जगह पे आपका, सॉरी वाई की जगह पे आपका दैट होना चाहिए था। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज हाई टाइम, ए पार्ट, वी क्राइड अ हॉल्ट, इट शुड बी कैरीड, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बस ये, वी कैरीड अ हॉल्ट to the existing corrupt practices this is the B part, followed in the educational sphere, ठीक है, सी पार्ट। कहीं पे एरर नहीं है तो डी ऑप्शन चूज करना। ऑलराइट, क्या है स्टेटमेंट पढ़ो। इट इज हाई टाइम वी कैरीड अ हॉल्ट टू द एग्जिस्टिंग करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द एजुकेशन स्पेयर। एजुकेशन स्पेयर में जो करप्ट प्रैक्टिसेस की जाती हैं, राइट, उनको क्या करना चाहिए, हॉल्ट करना चाहिए, या फिर उनको क्या रोका जाना चाहिए, यही तो बोला जा रहा है। इट इज हाई टाइम, ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। वी कैरीड अ हॉल्ट टू द एग्जिस्टिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, अगेन नो एरर, फॉलोड इन द एजुकेशनल स्पेयर। अब देखो ये चीजें क्या है, पहले से चलती आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या वर्ड यूज करना चाहिए था, बीन फॉलोड, है ना, जो तभी तो एग्जिस्टिंग बोला गया है, अभी भी चल रही हैं, तो उस फॉलोड के पहले एक वर्ड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए था, बीन फॉलोड, बिकॉज दे आर स्टिल बीन फॉलोड इन द एजुकेशनल स्फेयर, रुके नहीं है अभी, ये में रोक लगाना चाहिए, यही तो स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सो टू मेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट, आपको यहाँ पे फॉलोड से पहले बस एक वर्ड का यूज करना था, दैट इज बीन फॉलोड, BEING, राइट। और हम अगर टेंसेस में हमने BEEN दैट इज बीन और BEING दोनों का फर्क जो है वो भी बताया गया आपको, राइट। अगेन जो भी पहले की वीडियोस है जिसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट है, गो थ्रू दैट, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये मोस्टली आपके ग्रामर रूल से रिलेटेड होते हैं। सो दिस वाज फ्यू ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एक बार आप जरूर सारे देख के जाओ, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उनको आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग द सेशन जस्ट अ काइंड रिमाइंडर दैट इफ यू वांट टू जॉइन दून ऑफिसर्स एकेडमी ऑफलाइन बैचेस, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर योर एनरोलमेंट। आप NDA लेवल हो गया या CDS, FCAT और एल्स आप RAMC, सैनिक स्कूल, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारी एकेडमी में इनरोल करा सकते हो। So thank you everyone and have a good day to you all.